अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं लैंडिंग कॉस्ट कि लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, इसको इवेल्युएट किस तरीके से किया जाता है। इस पे हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि लैंडिंग कॉस्ट है क्या। आप एक ग्लास खरीदते हैं चाइना से, ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं चाइना कि आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। जब आप अली बाबा के थ्रू सोर्सिंग करते हैं तो अली बाबा के थ्रू भी आप किसी भी मुल्क से चीज़ खरीद सकते हैं। अच्छा, अब एक ग्लास है, आपने चाइना से ख़रीदा, फैक्ट्री वाले ने आपको बताया कि ये ग्लास आपको $3 में मिलेगा। आपने कहा जी ठीक है, मैं आपसे $3 में ग्लास लेता हूँ। अब उसके बाद आपने शिपिंग एजेंट से पता किया, उसने कहा जी मैं $2 चार्ज करूँगा ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान भेजने की। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं प्रोडक्ट, $5 हो गए। आपको पता चलता है जी $1 जो है वो पोर्ट पे क्लियरेंस चार्जेस और गवर्नमेंट के टैक्सेस होंगे, तो ये हमें पड़ जाएगा $6 में। फिर पता चलता है जी ये हम जिस वेयर हाउस पे रखेंगे, बेचने से पहले जहाँ पे रखेंगे उसका भी तो कोई रेंट दे रहे हैं ना आप, तो चलें जी हमें पता चला कि उसका रेंट मिला के ये हमें $7 में पड़ जाएगा। तो जो कॉस्ट आपको पड़ रही है ना फाइनल, सारे खर्चे डाल के, हर चीज़ मिला के, उसे हम कहते हैं लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग का मतलब होता है उतरना, यानी कि बिल्कुल जब प्रोडक्ट आपके पास उतर रही है, आपके पास पहुंच रही है, तो पहुंचते वक्त उसकी जो प्राइस है वो आपकी लैंडिंग कॉस्ट होगी। अब आपको समझ आ गई कि खरीदी और प्राइस पे होगी, फिर आने के चार्जेस, फिर टैक्सेस, फिर किराया, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना उसमें इन्वॉल्व। ये सब चीज़ें जब इन्वॉल्व हो जाएंगी तो हम इसको कह देते हैं ये बन गई है लैंडिंग कॉस्ट। आइए अब इस पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपके सामने ये भी जो स्क्रीन आ रही है, इस पर आपको नज़र आ रहा है हाउ टू कैलकुलेट लैंडिंग कॉस्ट लिखा हुआ है और कॉलम्स बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, आपको वैसे भी समझ आ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। चलिए जी, ये हमने लगा दी फ्रेट कॉस्ट। ये सब हमने एग्जाम्पल्स ली हैं। हमने कहा जी फ्रेट कॉस्ट है $100। अब इसके साथ साइन है या नहीं है, ये $100 भी हो सकते हैं, 100 पाउंड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ जगहों पे मैंने डॉलर का साइन लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि सब प्राइसेस डॉलर्स में ही हैं। अगर आप PKR में कर रहे हैं, हर चीज़ आपकी पाकिस्तानी रुपयों में है, आप उस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप सोर्सिंग किस कंट्री के लिए कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये सब बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी हम आगे, हमने फ्रेट कॉस्ट लगा लीजिए $100। अब फ्रेट कॉस्ट क्या है? शिपिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस। अब वो फ्रेट चाहे बाय सी है या बाय एयर है, ये जो भी इसके लॉजिस्टिक्स चार्जेस होते हैं, जो चीज़ के चलने के चार्जेस होते हैं, पहुंचने के चार्जेस होते हैं, उसे हम कहते हैं ये फ्रेट चार्जेस है। अच्छा, टोटल यूनिट हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास 100 यूनिट्स हैं। अब अगर 100 यूनिट्स हैं और फ्रेट कॉस्ट भी $100 है, इसका मतलब है कि एक यूनिट को $1 पड़ी फ्रेट कॉस्ट। ये हमने सामने लिख लिया। यूनिट का मतलब है पीसेस, आपने कितने पीसेस मंगवाए हैं, 100 मंगवाए हैं, 500 मंगवाए हैं, 1000 मंगवाए हैं। अच्छा, अभी आपके पास आ गया, हमने कहा कि EXW यानी एक्स वर्क्स प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस, कि हमने जब फैक्ट्री से सामान लिया, प्राइसेस मैंने आपको बताया था 4 तरह की, एक्स वर्क्स, DDP, DDU और FOB। ये मैं आपको एक अलग वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। एक्स वर्क्स का मतलब है कि हमने फैक्ट्री वाले को कहा कि आप हमें सामान अपनी फैक्ट्री में दे दें, वहाँ से हम खुद उठाएंगे, खुद लेके जाएंगे, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई नया एजेंट हायर करेंगे, वो ये काम करेगा। उससे हमें $5 की दे दी। $1 हमने एग्जाम्पल ले लीजिए, शिपिंग हमारे चार्जेस हो गए। $1 हमने कर लिया जी पर यूनिट, हमारे बैंक चार्जेस है। एग्जाम्पल ले रहे हैं ना कि जब आप ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू काम कर रहे हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी लफ्ज़ सुन के आपने परेशानी हो ना, वो सब कुछ एक एक लफ्ज़ आपको पता चलेगा, या चल चुका है या चल जाएगा। लेकिन आपने इसकी वजह से ये नहीं बैठ जाना कि जी ये तो अजीब सा लफ्ज़ आ गया, अब मैं क्या करूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। कोर्स को गौर से देखें और ईजी रहें। 3 महीने के बाद जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन चुके होंगे। अब बैंक चार्जेस $1 आ गए कि ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू हमने पे किया था, 3% कमीशन थे, कुछ भी था, वो सारे खर्चे डाल के हमने कर लिया कि $1 फी यूनिट को, फी पीस को, ये भी पड़ गया। अब आगे आ गया 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, यानी आपने सामान अगर यूके में मंगवाया है तो आपने डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस पे सामान नहीं भेजा, आपने पहले एक और जगह पे मंगवाया कि मैं वहां से थोड़े थोड़े यूनिट करके अमेजोन को भेजूंगा, तो वहां पे आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो है 3PL चार्जेस। सिंपली आप इसको रेंट कह लें, आपकी शॉप का रेंट है, आपके ऑफिस का रेंट है, तो रेंट की कॉस्ट भी मिलानी है, आपने हर खर्चा इसके अंदर ऐड करना है, जो भी कॉस्ट आ रही। हमने कह दी जी 3PL का $1 है, तो टोटल लैंडिंग कॉस्ट हमारे पास होगी $8। $8 ये हमें पता चल गया कि लैंडिंग कॉस्ट।
अब जब ये स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं ना, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि लैंडिंग कॉस्ट में कोई भी कॉस्ट हो सकती है ऊपर से। ये सब मिला के जो एंड पे कॉस्ट बनेगी वो $8 है। अब ये ज़रूरी नहीं कि यही यहाँ पे 4 तरह की कॉस्ट ही हो, ये 5 तरह की भी हो सकती है। आप इंश्योरेंस करवाते हैं प्रोडक्ट की कि अगर वो नहीं पहुँचती, कोई मसला होता है तो आप क्लेम कर सके, वो एक कॉस्ट आ जाएगी। और ये कॉस्ट आपकी 2 या 3 भी हो सकती हैं कि शिपिंग ना हो इसके अंदर। आपने DDP प्राइस ले लिया अपने सप्लायर से कि मुझे प्रोडक्ट मेरे UK वेयर हाउस पे पहुंचनी चाहिए, सारी जो कॉस्ट है वो आप मुझे बताएं, तो फिर ये शिपिंग बीच में से निकल जाएगी। यहाँ पे EXW की जगह DDP आ जाएगा, बैंक चार्जेस आ जाएंगे, 3PL आ जाएगा और उसके बाद लैंडिंग कॉस्ट आ जाएगी जो आपकी टोटल बन रही है। तो ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट है जो आपके सारे खर्चे डाल के। इसमें एक चीज़ होती है कि 3PL के जो चार्जेस हैं ये हमेशा एक से नहीं रहते। हो सकता है आपकी सेल्स बहुत अच्छी शुरू हो जाएं, आपके अगर डेली के 10 यूनिट बिकते थे, आपने 3PL पे 100 रखे हुए हैं, आप 20-20 करके अमेज़ॉन को भेज रहे हैं, आपके डेली के 50 बिकना शुरू हो जाए, 2 दिन में सारे बिक गए, तो अब आपको किराया जो है वो 2 दिन का पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन में बिक गया ना सामान आपका। अब आपको 10 दिन का रेंट नहीं पड़ेगा। तो 3PL की जो कॉस्ट है वो कम भी हो सकती है, कभी ऊपर भी चली जाएगी। नहीं बिक रहा सामान, आपका पड़ा हुआ है रेंट, तो फिर भी पे करना है। तो ये कुछ कॉस्ट ऐसी है जो ऊपर नीचे होती रहती है, 1, 2, 3% तक ये वेरी करता है। हम क्या करते हैं कि हर 3 महीने के बाद दोबारा से इवेल्युएट करते हैं अपनी लैंडिंग कॉस्ट, 2 से 3 महीने के बाद। ऑन एन एवरेज 3 महीने, कभी आपको 2 महीने के बाद भी करनी पड़ सकती है। तो 3PL की कॉस्ट चेंज हो सकती है, बैंक चार्जेस आ गए, शिपिंग प्राइस आ गई और ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट आ गई। बिल्कुल आसान है, आप ये स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लें। जब भी लैंडिंग कॉस्ट निकालनी हो, इस तरह से आप जाके हर अपना खर्चा ऐड करेंगे, उसको टोटल करेंगे, जो टोटल प्राइस बनेगी उसको हम कहेंगे ये हमारी लैंडिंग कॉस्ट है। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया लैंडिंग कॉस्ट बहुत ही आसान है। मैंने आपके सामने आपको लैपटॉप पे करके दिखाया कि जी इतने की हमें मिली, ये इसके शिपिंग चार्जेस थे, ये कोई बैंक चार्जेस थे, ये 3PL के चार्जेस थे, जो भी सारी कॉस्ट थी वो मैंने आपको बताई। और एक और बात आप लोग दोबारा ध्यान में रख लें कि कोई भी ऐसा लफ्ज़, जिस तरह मैंने अभी 3PL बोला, तो ये आपको आगे एक वीडियो में पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है। कोई भी ऐसी टर्म नहीं मैं बोलूँगा जो आपको बाद में या पहले बताई ना गई हो। तो अगर कोई भी लफ्ज़ आपको ऐसा लगे जी ये अजीब लफ्ज़ आ गया, हमें तो इसका पता नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, या पीछे गुजर चुका है या अगली वीडियो में आ जाएगा। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची होगी जो आपको ना सिखाई गई हो। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं लीड टाइम के बारे में कि लीड टाइम क्या होता है। आसान अल्फाज में लीड टाइम वो होता है कि आप जब कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं किसी भी बिजनेस के लिए, हम अमेज़ॉन को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। आपने लाहौर में एक शॉप बनाई और आपने प्लान किया कि इस शॉप की मैंने ओपनिंग करनी है 1 जनवरी को। अब ये 1 जनवरी कोई भी हो सकता है, 2023 का भी हो सकता है, 2024 का भी, 2025 का भी हो सकता है। अब उसके बाद आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो आपके माइंड में होता है कि 1 जनवरी को तो मैंने लॉन्च करनी है, अपनी शॉप मैंने ओपन करनी है, तो सामान मुझे 1 जनवरी से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। तो आप सोचते हैं कि अगर मैं अगस्त में ऑर्डर प्लेस करता हूं ना, तो फैक्ट्री में बन भी जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान में पहुंच भी जाएगा, फिर कराची पोर्ट से लाहौर भी आ जाएगा, और आते आते सारा टाइम जो है वो कैलकुलेट करके दिसंबर के एंड पे या दिसंबर के दरमियान में मेरे पास प्रोडक्ट रेडी होगी और मैं 1 जनवरी को आराम से अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, अपनी शॉप ओपन कर दूंगा। तो इस सारे टाइम को कहते हैं लीड टाइम। अब आप लोग अपने स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा आ रहा है फर्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर। फर्स्ट इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि पहला ऑर्डर, क्योंकि आपकी नई दुकान है ना। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। आपने ये नहीं कहना जी सर ने पहले कहा था जी अगस्त में ऑर्डर किया, आप कहते हैं मार्च में ऑर्डर किया। मैं आपको समझाने के लिए महीने, डेट, साल चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, फर्स्ट इन्वेंट्री आपने ऑर्डर कर दी 1 मार्च को। अब ये 1 मार्च 2023 कह लें या 24 कह लें, 25 कह लें या 2030 कह लें, और आपका ऑर्डर रेडी हो गया। हम कहते हैं जी 30 मार्च को, 30 दिन लगे लेकिन अभी रेडी हुआ, वहां पे आपके पास आया नहीं है। अब आपने उसकी इंस्पेक्शन करवा ली, 2-3 दिन इंस्पेक्शन पे लग गए। 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक या 5 अप्रैल तक का ऑर्डर की आपने इंस्पेक्शन करवा ली, पता चल गया जी इंस्पेक्शन हो गई, अब हम इस ऑर्डर को ले सकते हैं, अब ये फाइनल है,
अब हम अपने सप्लायर को कहेंगे शिप कर दो, प्रोडक्ट ओके हो गई। अच्छा, लीड टाइम जरूरी क्यों है? आप ये भी तो कह सकते हैं जी हम जब मर्जी ऑर्डर प्लेस कर दें, जब आएगा हम बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको मैं किसी और वीडियो में बता चुका हूं, वो है गूगल ट्रेंड्स, सीजनैलिटी चेक करनी कि जी ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, या किन दिनों में ज़्यादा बिकती है, किन दिनों में कम बिकती है। फॉर एग्जांपल, आपने प्लान किया कि जी मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा दिसंबर में, और प्रोडक्ट है क्रिसमस से रिलेटेड। अगर आपने लीड टाइम नहीं निकाला, प्लानिंग नहीं की, जनवरी में पहुंचेगा तो आपसे कौन लेगा क्रिसमस की प्रोडक्ट? क्रिसमस तो 25 दिसंबर को होती है, वो तो गुजर चुकी। अब आपको इस प्रोडक्ट का फायदा ही कोई नहीं है। अब आप एक साल वेट करें और उसको अगले साल बेचें, ऐसा तो हम लोग नहीं करते। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं। आप जब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा प्लानर भी होना चाहिए, बहुत अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए। ये चीज़ें मैनेज करके चलनी है आपने। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, आपका भी नुकसान है, आपके क्लाइंट का भी नुकसान है। क्लाइंट भी भाग जाएगा, आपके पास भी पैसे नहीं आएंगे, फिर आप कहेंगे जी ये काम तो बड़ा अजीब सा है, इसमें तो पैसे नहीं बनते। इसमें पैसे तभी बनेंगे जब आप एक एक पॉइंट का ख्याल रखेंगे। तो इसलिए लीड टाइम की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और ये लीड टाइम चेंज भी हो सकता है। ये 90 डेज नहीं है। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बनने में सिर्फ 5 दिन लगते हैं तो लीड टाइम कम हो जाएगा। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बनने में 2 महीने लगते हैं तो लीड टाइम 4 महीने पे चला जाएगा, शिपिंग मिला के, इंस्पेक्शन मिला के। तो लीड टाइम हमेशा एक नहीं रहता, चेंज होता रहता है, और इसकी प्लानिंग के बगैर आप कामयाब बिजनेस नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे परफॉर्मा इनवॉइस पे कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इनवॉइस क्या होती है। आप में से अक्सर को पता होगा, बल्कि सबको ही पता होता है। रसीद, सिंपल अल्फाज में, उर्दू में अगर हम बात करें। अच्छा, रसीद 2 तरह की होती है। एक क्या होती है, आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप वहाँ से जाके कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उससे कहते हैं जी मुझे रसीद दे दें या मुझे इनवॉइस दे दें, वो आपको दे देता है। उसे हम कहते हैं ये इनवॉइस है या रसीद है। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है? परफॉर्मा इनवॉइस ये होती है कि आपने किसी से बल्क में कोई चीज़ खरीदनी है, या बल्क में क्या, आपने कोई एक चीज़ अभी खरीदनी है, खरीदी नहीं है। आपने अली बाबा पे अपने सप्लायर को कहा जी मुझे आपसे अब ये चीज़ खरीदनी है, आपकी सब चीज़ें फाइनल हो गई, अली बाबा आप देख चुके, आपने उसमें उससे तय कर लिया, उसका मैसेज आपको आ गया, सब कुछ आपका तय हो गया फाइनल कि हम आपसे ये चीज़ इतने में खरीदेंगे। अब आप उसे कहते हैं जी मुझे आप परफॉर्मा इनवॉइस भेजें। वो फिर आपको एक इनवॉइस इशू करता है। परफॉर्मा इनवॉइस क्यों ज़रूरी है? उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि इस एड्रेस पे डिलीवर होनी है, इस डेट को ऑर्डर प्लेस हुआ है, इस डेट से पहले पहले ऑर्डर मिलना चाहिए, पर यूनिट प्राइस क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, पहले कितने पैसे देने हैं, बाद में कितने पैसे देने हैं, बैंक अकाउंट क्या है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है। ये सारी चीज़ें आपके पास परफॉर्मा इनवॉइस पे लिखी होती हैं। जब आप सप्लायर से मैसेज पे बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने उससे पूछा कितने की दोगे, उसने कहा जी $2 में दे दूंगा। अब उसके बाद आपकी चैट हो रही है जी अच्छा ठीक है कुछ कम कर लें, वो कहेगा $1.80 में कर लेते हैं। आप उसे कहते हैं थोड़ा सा और निगोशिएट करते हैं, आप कहते हैं जी कुछ और कम कर दें, वो कहते हैं जी फाइनल $1.5 में दूंगा आपको। आप कहते हैं चले ठीक है। फिर आपकी चैट हो रही है, फिर आप उसे कहते हैं जी अच्छा मुझे कब तक ऑर्डर मिल जाएगा, वो कहते हैं जी प्लान डेट को मिलेगा। फिर आप उससे बात करते जा रहे हैं, आप कहते हैं चलें जी आपका बैंक अकाउंट क्या है, वो अपना बैंक अकाउंट आपको भेज देता है। चैट हो रही है ना आपकी, बीच में और बातें भी हो रही हैं, निगोशिएट भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है मुझे सैंपल भेजो, देखता हूँ करता हूँ, डिफरेंट बातें हो रही हैं। तो अब आप उस पर कहाँ ढूंढेंगे कि आपकी क्या क्या बात हुई है? तो परफॉर्मा इनवॉइस पे आपकी सारी ज़रूरी बातें एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ये ज़रूरी है। अभी आए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ परफॉर्मा इनवॉइस कैसी होती है, उस पर क्या क्या कुछ लिखा होता है। ये अब इनवॉइस जो हमारे सामने है, इस पे ऊपर हमारे पास आ रहा है कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, ABC XYZ। ये ऊपर ये यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, ये आपके सामने कंपनी का नाम आ रहा है। अच्छा, नीचे आ रहा है एड्रेस, कंपनी का एड्रेस जिससे हम चीज़ खरीदने जा रहे हैं। अब ये एड्रेस के लिए ADD भी लिखा होता है। ये एड्रेस के स्पेलिंग पूरे लिखना ज़रूरी नहीं है, आपने ये नहीं कहना जी ये ऐड क्या होता है, ये एड्रेस है। और नीचे टेलीफोन नंबर आ रहा है या मोबाइल नंबर ये, और ये लिखा हुआ है जी परफॉर्मा इनवॉइस है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे डिटेल आ जाती है बायर की, जो ख़रीदने वाला है। बायर का नाम यहाँ पे आ गया, कोई भी नाम है उसका, ये हमारे पास बायर का नाम आ गया इधर। अच्छा, अब उसके बाद नीचे बायर का एड्रेस है कि जहाँ पे ये प्रोडक्ट शिप होनी है।
अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एड्रेस लिखा होगा वहाँ पे प्रोडक्ट शिप होनी है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उनका न्यूयॉर्क में ऑफिस है। अब जो इनवॉइस इशू होगी वो उनके न्यूयॉर्क ऑफिस को इनवॉइस इशू होगी। अब वो कहते हैं ये सामान हमारा आप यूके में भेज दें, यूके में भी हमारा एक ऑफिस है, तो डिलीवरी एड्रेस वो हो जाएगा, लेकिन इनवॉइस पे जो एड्रेस आएगा वो बेसिकली आपकी कंपनी का एड्रेस आता है, आपके ऑफिस का एड्रेस आता है, शिपिंग एड्रेस नहीं आता यहाँ पे। और दोनों सेम भी हो सकते हैं कि आपका न्यूयॉर्क में ऑफिस है, उसी में आपका वेयर हाउस है और वहीं पे आपका सारा काम हो रहा है, तो वो एड्रेस दोनों सेम भी हो सकते हैं। अच्छा, ये एड्रेस आ गया यहाँ पे बायर का, ये जो आपके सामने आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑर्डर नंबर, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मेलिटी है। ये ऑर्डर नंबर आपने नहीं बताना, ये सप्लायर के पास क्योंकि डिफरेंट लोगों के ऑर्डर्स आए होते हैं ना, तो उसने कोई ना कोई ऑर्डर नंबर देना है आपको, ताकि उसके सिस्टम में उसे पता हो कि ये ऑर्डर किसका है। नाम से तो सप्लायर को याद नहीं होता, हज़ारों उसके बायर्स होंगे, तो वो ये ऑर्डर नंबर अपने सिस्टम में डालेगा, उसे पता चल जाएगा अच्छा ये फलां बंदे का ऑर्डर है, ये हाफिज़ अहमद का ऑर्डर है, तो उसे हाफिज़ अहमद का नाम नहीं याद रहेगा, उसे ऑर्डर नंबर से पता चलेगा ये जो हमारे सामने आ रहा है कि ये किसका ऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा इशू डेट भी लिखा हो सकता है, इशू भी लिखा हो सकता है कि किस डेट को ये इनवॉइस इशू हो रही है। अब ये एग्जांपल आ रही है आपके सामने, आपने इसकी डेट्स पे नहीं जाना कि यहाँ पे डेट क्या लिखी हुई है। आगे हमारे पास आ जाता है पोर्ट ऑफ शिपमेंट, यानी कहाँ से ये शिपमेंट चलेगी। अगर चाइना में है तो हमने एग्जाम्पल ले लिया जी यीवू से निकलेगी, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया। अगर पाकिस्तान में सामान है, एक फैसलाबाद में बन रहा है, तो पोर्ट ऑफ शिपमेंट हम क्या करेंगे, कराची, कि जी कराची पोर्ट से सामान शिप होगा। अब उसके बाद हमारे सामने डिलीवरी डेट आ गई है, ये डिलीवरी डेट आ रही है और यहाँ पे आ रहा है जी बिफोर, कुछ भी डेट यहाँ पे। और डेट लिखने का भी हर किसी का फॉर्मेट अपना हो सकता है। कोई लिखेगा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 1 जनवरी 2030, एग्जांपल ले रहे हैं ना हम। अब कोई लिखेगा 1130, कोई लिखेगा 112030, कोई लिखेगा 1 जनवरी 2030, तो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, वो लिखता है जी टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट किस तरीके से होगी। हमने कहा जी टीटी लगवाएंगे जी, बैंक के थ्रू यानी ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे पेपाल के थ्रू भी हो सकता था, यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे हो सकता था। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको ये बात बार बार बतानी पड़ेगी कि अगर कोई चीज़ पता चल गई है ठीक है, नहीं पता चली तो आगे कहीं पे आ जाएगी, उसका एक पूरा टॉपिक होगा। तो आपने किसी चीज़ को देख के ये नहीं भाग जाना कि जी हमें तो समझ नहीं आ रही, ये वर्ड अजीब अजीब है। कोई भी लफ्ज़ अजीब नहीं है, एक एक लफ्ज़ आपको पूरे कोर्स के दौरान मैं बताऊंगा, पूरा कोर्स में आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास आइटम नंबर्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से 2-3 आइटम्स खरीद रहे हैं तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है लिखा, फिर नीचे 2 आएगा, 3 आएगा। हम कह रहे हैं जी हम एक ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे आइटम नेम के नीचे। उसके बाद ये यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, हम रिक्वेस्ट उससे कर रहे हैं मटीरियल की। यहाँ पे मटीरियल भी लिखा हो सकता है ऊपर, रिक्वेस्ट की जगह पे मटीरियल लिखा होगा, अच्छा, या क्वालिटी लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है कि जी हमें ये इसकी क्वालिटी चाहिए, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये हमारे पास आ रही है। आगे हम उसे कहते हैं जी क्वांटिटी का टैब आता है हमारे पास कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। हमने कहा जी हमें 12,500 चाहिए थी। ये परफॉर्मा इनवॉइस आपका सप्लायर आपको बना के भेज रहा है, ये आप नहीं बना रहे। आपकी उससे जो बात हुई थी उसके मुताबिक उसने ये इनवॉइस आपके लिए तैयार की है। तो उसने ये यहाँ पे लिख दिया कि 12,500 यूनिट्स आपको चाहिए। पर यूनिट पर पीस आपकी उससे प्राइस तय हो गई है 3.57, ये आ रही है हमारे पास $3.57। अब ये आगे टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट कैसे होगी, पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे जो भी अमाउंट बन रही है, क्योंकि हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये यहाँ पे टोटल में फिर आ गया, क्वांटिटी आ गई और उसके बाद ये इसकी टोटल प्राइस आ गई। अब हम उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सप्लायर की बैंक डिटेल्स आ रही हैं। इनवॉइस पे बैंक डिटेल्स भी होंगी ना कि आपने इस अकाउंट में पैसे देने हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट आपकी मिलेगी। अच्छा, ये यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है डिपॉजिट, कि 30% डिपॉजिट होगा जो भी अमाउंट बनती है, और जो बैलेंस अमाउंट है वो बिफोर शिपिंग। लेकिन ये याद रखना है कि शिपिंग से पहले आपने इंस्पेक्शन करवानी है। इंस्पेक्शन करवा के, प्रोडक्ट को चेक करवा के, किसी भी एजेंट के थ्रू गूगल से मिल जाते हैं, चेक करवा के कि मेरी प्रोडक्ट ठीक है। थोड़े से पैसे लगते हैं, $300-400 लगता है,
तो जब आप 20-30 हज़ार डॉलर आप या आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उसको समझाएंगे कि ये हमने पैसे ज़रूर लगाने हैं, 200-300-400 डॉलर है, इंस्पेक्शन करवाएंगे कि प्रोडक्ट कहीं गलत तो नहीं है, और ये काम आपने शिपिंग से पहले करना है। अगर शिप होने के बाद आप कहीं पे जाके इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर सप्लायर जिम्मेदार नहीं होता उसका। अच्छा, हम आगे, ये हमारे पास पेमेंट करेंसी तय हो जाती है आपकी कि जी आपने US डॉलर में पेमेंट करनी है या चाइनीज़ करेंसी में करनी है या ब्रिटिश पाउंड में करनी है या कैनेडियन डॉलर में करनी है, जिस भी कंट्री से ले रहे हैं। अब देखिए हम ले चाइना से रहे हैं, एग्जाम्पल ये इनवॉइस चाइना से आई है, तो अब चाइना में चाइनीज़ करेंसी में भी वो पेमेंट ले सकता है, RMB में पेमेंट ले सकता है। RMB चाइनीज़ करेंसी का नाम है, जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी का नाम PKR है। तो अब यहाँ पे ये करेंसी आ गई, नीचे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। बेनिफिशियरी का मतलब जिसको बेनिफिट हो रहा है, जिसको पैसे जा रहे हैं, वो बेनिफिशियरी होता है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आ जाएगा, नीचे उसका स्विफ्ट कोड हमारे सामने लिखा आ रहा है। जब भी आप इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो एक स्विफ्ट कोड भी लाजमी यूज होता है। जिस तरह लोकली आप ब्रांच कोड कहते हैं ना, आपने किसी को बैंक अकाउंट में पैसे देने हैं, वो आपको अकाउंट नंबर दे के साथ ब्रांच कोड भी बताता है। इसी तरह स्विफ्ट कोड भी ब्रांच कोड ही होता है, लेकिन ये इंटरनेशनली यूज होता है। जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे भेज रहे हैं तो ब्रांच कोड की जगह पे स्विफ्ट कोड यूज होता है। फिर नीचे बेनिफिशियरी का कंट्री आ रहा है, ये किस कंट्री में है, फिर उसका नाम आ रहा है कि जी उसके कंपनी का नाम क्या है या उसका अकाउंट जिस नाम पे है उस अकाउंट का नाम क्या है। अब आपने यहाँ पे ये नहीं देखना कोई भी कि जी ये हम चाइना से ले रहे हैं, बैंक अकाउंट USA में है, कुछ भी है। किसी भी कंपनी का बैंक अकाउंट कहीं भी हो सकता है। ऐसा होता है कि आप चाइना से सामान लेते हैं, वो कहेगा जी मेरी हांगकांग में भी कंपनी है या मेरी USA में भी कंपनी है, आप मेरे ये USA बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो ये ज़रूरी नहीं है जिस कंट्री से ले रहे हैं उसका बैंक अकाउंट वहीं पे हो। हाँ, उसकी कंपनीज डिफरेंट जगहों पे हो सकती है ना, तो वो किसी भी अपने कंपनी अकाउंट में आपसे पैसे लेगा। कंपनी अकाउंट में पैसे लेगा, उसने अपना कंट्री या रीजन बता दिया, बेनिफिशियरी नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, बैंक का नाम आ गया, नीचे ये बेनिफिशियरी बैंक आ रहा है हमारे सामने, बैंक का एड्रेस भी आ गया, बेनिफिशियरी बैंक एड्रेस, और ये राउटिंग नंबर या अकाउंट नंबर, इसको सिंपली आप कह लें, अकाउंट नंबर वगैरह आ गया, और ये पेमेंट कोड आ गया। जब आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो डिफरेंट पेमेंट कोड होते हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये भेजेगा। कुछ केसेस में आपको कोड नहीं चाहिए होता, कुछ बैंक ट्रांसफर्स में कहीं पे कोड चाहिए होता है तो होगा, नहीं चाहिए होगा तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं पे होगी तो हम ऐड कर देंगे। उसने हमें सारी चीज़ें यहाँ पे दी होंगी। अकाउंट नंबर अलग से भी हो सकता है, राउटिंग नंबर अलग से हो सकता है, कहीं पे शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर होगा अगर यूके का होगा। अब ये डिफरेंट चीज़ें जो उसने डिटेल यहाँ पे दी है ये अलग अलग हो सकती है। हर कंट्री के बैंक अकाउंट नंबर के साथ जो चीज़ें लिंक होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई कहता है जी स्विफ्ट कोड लगाओ, कोई कहता है नहीं लगाओ, कोई कहता है राउटिंग नंबर लेके आओ, कोई कहता है शॉर्ट कोड लेके आओ। ये जो भी चीज़ होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा, आप अपने क्लाइंट को दे देंगे जी इस अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। उस पेमेंट ट्रांसफ़र करते हुए जो जो चीज़ें वो पूछ रहा होगा वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। कोई चीज़ नहीं अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल वो आपको इनवॉइस दे देता है और यूके का बैंक अकाउंट है और शॉर्ट कोड देना भूल जाता है, तो जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे, वो बैंक आपसे ऑनलाइन कहेगा शॉर्ट कोड लेके आए, तो फिर आप सप्लायर से कहेंगे जी ये शॉर्ट कोड आपका मिसिंग है, वो आपको शॉर्ट कोड भिजवा देगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर नहीं होगी तो कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आपने चीज़ें सारी वेरीफाई ज़रूर करनी है, नेम वेरीफाई, सब कुछ वेरीफाई करके उसके बाद आपने पेमेंट करवा देनी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस सारे बिजनेस के अंदर, इस सारे सिनेरियो में एक टर्म सुनते हैं BOL, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है, इस पे हम बात करेंगे अभी। बिल ऑफ लेडिंग लफ्ज़ से आपको समझ में आ गया कि लेडिंग का बिल, लेडिंग मतलब जहां आपका सामान पहुंच रहा है। तो बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली वो बिल होता है जो आपके सप्लायर से सामान निकला और पोर्ट पे पहुंचा, तो पोर्ट वालों के लिए जो पोर्ट पे कस्टम डिपार्टमेंट है उनको बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होता है। बिल ऑफ लेडिंग पे लिखा होता है कि आपका कितना सामान है। फॉर एग्जांपल आपके ग्लास हैं, उस पे लिखा होता है जी 1000 ग्लास हैं और एक डब्बे में 100 ग्लास हैं, टोटल 10 डब्बे हैं और ये इस एड्रेस से निकले हैं, इस मुल्क से, चाइना में, शंघाई में और यूके में, मैनचेस्टर में या लंदन में इस वेयर हाउस पे पहुंचने हैं। और आपका ट्रैकिंग नंबर होता है।
कि आपने ट्रैक करना हो कि मेरा सामान कहाँ पहुँच गया। अगर बहरी जहाज़ भी है, शिप भी है, तो उसके अंदर भी तो ट्रैक हो रहा होता है। वो आपको वेबसाइट मिल गई। अब बिल ऑफ लैंडिंग हर कंपनी का अलग अलग होगा। आपके सामने एक फॉर्मेट तो आ जाएगा, आप एक फॉर्मेट तो देख लेंगे स्क्रीन पे, लेकिन ये सिर्फ एक सैंपल है और इस पे डिफरेंट कंपनीज हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स डिफरेंट हैं। तो कभी कोई बंदा अपनी वेबसाइट का लिंक देगा, कभी कोई अपनी वेबसाइट का लिंक देगा कि जी हर सप्लायर अलग अलग भी दे सकता है ना, कि जी इस वेबसाइट पे जाके ये बिल ऑफ लैंडिंग पे ट्रैकिंग नंबर है, ये डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुँचा है। बिल्कुल आपको ये भी पता चल जाएगा कि समंदर में है और समंदर में किस जगह पहुँच गया। आप सुबह दोपहर शाम चेक करेंगे तो अपडेट हो रहा होगा, ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है शिप के अंदर, अपडेट हो रहा है कि जी कराची से निकला था, अब कराची से 100 किलोमीटर के फासले पे समंदर में है, या अब ये मैनचेस्टर के करीब समंदर में पहुंच गया है, या लिवरपूल के करीब समंदर में पहुंच गया है। ये सारा आपके पास डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा होता है। बिल ऑफ लैंडिंग जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि हो सकता है आप डीडीपी प्राइस ना ले रहे हो। डीडीपी वो प्राइस है जिसमें एवरीथिंग पेड है और आपके वेयर हाउस पे सामान पहुंचना है। यहाँ पे आपको बिल ऑफ लैंडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये सप्लायर का हेडेक है, वो आपके वेयर हाउस पे सामान पहुंचा देगा। जहाँ पे आपको बिल ऑफ लैंडिंग चाहिए वो इस सूरत में पेश आ सकता है कि आपने एक फैक्ट्री से सामान लिया, लेकिन आपने उसके जिम्मे नहीं लगाया कि मुझे पहुंचा दो। आपने कहा कि जी मेरा फ्रेट फॉरवर्डर है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी से मुराद ये है मैंने किसी और को हायर किया है, वो आपसे सामान उठाएंगे और मेरे पास पहुंचा देंगे। तो ये उनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फैक्ट्री कहती है देखें जी मैं आपको ये सामान दे रहा हूँ, और शिपर कहता है जिसने भेजना आगे, ठीक है जी मुझे बिल ऑफ लैंडिंग रिसीव हो गया, मुझे पता चल गया कि इतना इतना सामान है, इतने बॉक्सेस में ये चीज़ें, क्योंकि वो कहता है मैंने आगे प्रेजेंट करनी है कस्टम डिपार्टमेंट को। अब जो भेजने वाला है उसको तो नहीं पता कि कितने बॉक्सेस है और क्या है, जब तक उसके पास बिल ऑफ लैंडिंग नहीं आएगा वो ये चीज़ कस्टम को नहीं बता सकता। अब वो शिपर ये काम तो नहीं करेगा कि उसके बाद 10 डब्बे आए, वो 10 डब्बे खोलेगा, अंदर देखेगा उसमें कितने और बॉक्सेस हैं, फिर बॉक्सेस खोल के देखेगा प्रोडक्ट क्या है। वो कहेगा मुझे आप बिल ऑफ लैंडिंग दे दें, एक पेपर पे लिख के दे दें, बता दें कि इसमें क्या क्या कुछ है, ताकि मैं आगे प्रेजेंट कर सकूँ इसको। अभी मैं आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि बिल ऑफ लैंडिंग कैसा होता है, ट्रैकिंग नंबर कहाँ पे होता है। लेकिन अगेन ये चीज़ माइंड में रखनी है, ट्रैकिंग नंबर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, फिक्स जगह पे नहीं होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रैकिंग नंबर है, ये लिखा होगा उसके ऊपर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे सामने आ रहा है ये बिल ऑफ लैंडिंग। पहली चीज़ ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि आपको इसमें सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ये नज़र आना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल ऑफ लैंडिंग इस तरह का एक पेपर होता है जिसपे ऊपर ये एड्रेस आ रहा है हमारे सामने, ये वाला, कि जहाँ से सामान शिप हो रहा है जिस फैक्ट्री से। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, ये कर्सर मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो नीचे आ रहा है यहाँ पे ये सामान जाना है, पहुँचना है। मैंने आपको याद होगा पहले आपको बताया था परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में, कि परफॉर्मा इनवॉइस पे जो आपका एड्रेस लिखा होता है वो ज़रूरी नहीं है जहाँ पे पहुँचना है सामान वहाँ का एड्रेस हो। उस पर वो एड्रेस भी हो सकता है जो आपकी कंपनी का ऑफिस का एड्रेस है, सामान आप कहीं और ले रहे हैं, लेकिन बिल ऑफ लैंडिंग पे वो एड्रेस लिखा होगा जहाँ पे आपका सामान पहुँचना है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आइटम्स आ रही हैं आपकी, जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है, और ये नीचे उसके बॉक्सेस आ रहे हैं कि जी 870 बॉक्सेस हैं या 500 बॉक्सेस हैं, या आगे उसका टोटल वेट आ रहा है, CBM आ रहा है, यानी मुराद होती है इससे कि डायमेंशनल वेट क्या है, प्रोडक्ट की विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है और उसका टोटल वेट कितना है। यहाँ पे उसका टोटल वेट आ जाता है। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, ये ट्रैकिंग नंबर आ रहा है और ये नीचे भी सेम ट्रैकिंग नंबर आ रहा होता है हमारे पास। ये बारकोड होता है, चाहे तो आप इसको स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पहुँची है, चाहे आप वेबसाइट पे जाके, ये लिंक आपको सप्लायर दे देता है, बिल ऑफ लैंडिंग पे भी होता है, सप्लायर आपको वैसे भी दे देता है, या शिपिंग एजेंट आपको वैसे भी लिंक दे देता है कि इस लिंक पे जाके आप अपना ट्रैकिंग नंबर लिखेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट इस वक्त कहाँ पहुँच चुकी है। तो आप टाइम बाय टाइम इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा शिप में कोई इशू आ गया, शिप ख़राब हो गया, या रास्तों के कोई ऐसे इश्यूज आ गए, समंदर में भी आ सकते हैं ना, बाज़ दफ़ा रूट का इशू होता है, कोई मसला हो गया, उन्होंने रोक दिया जी आप 2 दिन जहाज़ यहाँ पे रखे, आगे तूफान है, नहीं चलना, कोई भी रीज़न है। तो अब आप बैठे हो कि जी मुझे 25 डेज़ में हम एग्जाम्पल लेना है, सामान पहुँचना था, अब 25th डे को आप बैठे जी सामान नहीं मिला, आपको पता चले जी शिप तो 10 दिन लेट हो गई है। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप डेली बेसिस पे या एवरेज 2nd या 3rd डे चेक करें कि ऑन टाइम है सामान,
कहीं पे डिले तो नहीं है, क्योंकि अगर डिले है तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करें कि आपका सामान लेट हो रहा है, आपने आगे 3PL पे चार्जेस पे करने हैं, रेंट आपने पे करना है वहाँ पे, आप उसे बताएंगे मेरा सामान 1 हफ्ता लेट है, तो आप 1 हफ्ते बाद से उसको चार्जेस पे करेंगे ना जब सामान पहुँचेगा। और या कोई सीजनल प्रोडक्ट है, कोई भी इशू है, तो आप एटलीस्ट अपनी प्लानिंग कर सकें कि आपको किस तरीके से चलना है। अगर ये आपका शिपिंग एजेंट है या आपने सप्लायर से डायरेक्ट कहा है कि मुझे DDP प्राइस दो, मुझे डिलीवर ड्यूटी एवरीथिंग पेड हो, मुझे बस वहाँ पे मिले सामान, UK में मिले या USA में मिले, तो आपका सप्लायर आपको बिल ऑफ लैंडिंग दे देगा और ट्रैकिंग नंबर दे देगा। इसको आपने चेक ज़रूर करते रहना। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया बिल ऑफ लैंडिंग किस तरह का होता है। जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं। फैक्ट्री का नाम कहीं और भी लिखा हो सकता है, ट्रैकिंग नंबर कहीं और भी हो सकता है, बार कोड लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, और बिल ऑफ लैंडिंग डिफरेंट कंपनीज का भी हो सकता है। ABC का भी हो सकता है, XYZ का भी हो सकता है, WTC का भी हो सकता है। तो इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, कि जिस पे सारी डिटेल लिखी होती है और वो किस तरह का होता है, ये आपको पता चल गया है और यही आपको पता होना चाहिए।